हाउस यूटिलाइजेशन इन केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे प्रभावी उपाय होते हैं ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है। लेकिन सबसे प्रभावी रेमेडी जो होती है ना, वो ये होती है। ये चीज़ मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये आपके काम का वीडियो है। अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी के अभ्यासक हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। ठीक है। तो हमारी कुंडली में ना हमारे पास में 12 भाव होते हैं, 1 2 3 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और फिर 11 और फिर 12। किसी भी घटना के लिए हमारे पास में एक मुख्य भाव होता है और फिर कुछ सहायक भाव होते हैं। क्या क्या होते हैं दोस्तों? एक मुख्य भाव होता है और फिर कुछ क्या होते हैं, हमारे पास में सहायक भाव भी होते हैं। अब होता क्या है कि जैसे घटना के लिए मुख्य भाव और सहायक भाव हैं, वैसे ही उस घटना के लिए विरोधी भाव भी होते हैं। विरोधी भाव भी जो हैं वो होते हैं। ठीक है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी देखिए हमें क्या समझाती है और कितने अच्छे से समझाती है कि अगर हम विवाह के बारे में अगर हम जो है वो बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए समझना। हम विवाह से संबंधित जो है वो बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि 7वें भाव का जो कस्पल सबलॉर्ड है, 7वें भाव का, 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी, भाव का उपनक्षत्र स्वामी कस्पल सबलॉर्ड, कौन सा? 7वें भाव का। ये यदि अपने नक्षत्र स्वामी के द्वारा यदि टेनेंटेड है तो समझते जाना ये अच्छे से। यदि अपने नक्षत्र स्वामी के द्वारा हमारे पास में जो 7th कस्पल सबलॉर्ड है, ये एक प्लैनेट है। इस प्लैनेट का जो है वो एक नक्षत्र लॉर्ड प्लैनेट होगा। यदि ये अनटेनेंटेड है तो ये दोनों, नहीं तो यदि ये टेनेंटेड है तो सिर्फ ये नक्षत्र लॉर्ड अकेला। अगर ये हमें 2 या 7 या 11 जैसे नंबर्स दिखाते हैं, तो जातक की कुंडली में विवाह होगा, इस बात की जो है पुष्टि हो जाती है। हो सकता है सिर्फ दूसरा बस दिखाए। 7वें भाव के द्वारा परिवार में वृद्धि के बारे में बताया जा रहा है। जो हमारा कुटुंब है उसमें 7वें भाव के द्वारा कुटुंब में वृद्धि कब होगी? जब आपकी शादी होगी, शादी करोगे आप, तो जो है एक व्यक्ति जो है आपके परिवार में ऐड हो जाएगा, जो आपकी धर्म पत्नी होंगी। ठीक है, जो आपके पति होंगे। 7वें भाव के द्वारा 7वें भाव के परिणाम विवाह के लिए 7th हाउस जो है वो पूरा पूरा लीगल बॉन्डेज, हस्बैंड वाइफ, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं वो। 7वें भाव के द्वारा यदि इच्छा पूर्ति लिखी हुई है हमारी कुंडली में, इच्छा पूर्ति मतलब कि यदि 7वें भाव के द्वारा किसी व्यक्ति के मन में यदि कोई इच्छा है और यदि वो विवाह से संबंधित है, तो 7वें भाव के द्वारा यदि इच्छा पूर्ति लिखी हुई है तो तब भी ये विवाह को ही सूचित करता है। तो जनरली क्या होता है कुंडली में, 2 या 7 या 11 या फिर ऐसे, या तो 2 या तो 7 या तो 11 या तो फिर 2 और 7। समझते जाना है ना। पूरा प्रॉमिस बहुत रेयरली मिलता है हालांकि ऐसा नहीं है। या फिर 2 और 11 ये मिलते हैं भाव, या फिर ये जो ऊपर मैंने लिखा है पूरे के पूरे 2 7 11 तीनों ही मिल जाते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में विवाह का प्रॉमिस है। लेकिन यदि अब हम यहां पर समझें तो ये 7वां भाव और ये दूसरा भाव और ये जो है ये 11वां भाव, ठीक है।
विरोधी भाव के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है, हर भाव से बारहवां भाव उस भाव के द्वारा दिए गए परिणामों में कमी करता है, उस भाव की हानि करता है, या उस भाव में बदलाव भी करता है, लॉस का होता है। जैसे मान लीजिए दूसरा भाव है, तो दूसरे भाव की हानि कौन सा भाव करेगा, यहां से हम 12 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसके जस्ट पहले वाला 11वें भाव की हानि कौन करेगा, उससे जस्ट पहले वाला। 7वें भाव की हानि कौन करेगा, उससे जस्ट पहले वाला। ये और केपी एस्ट्रोलॉजी में दो तो मेन गुंडे होते ही हैं, 8वां और 12वां। तो यदि 7th कस्पल सबलॉर्ड जो है 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह के माध्यम से 2 या 7 या 11 जैसे नंबर्स दिखाता है, तो वो मैरिज का प्रॉमिस तो है ना। अगर मान लो उसने 5 भी दिखा दिया मान लो, तो ये लव मैरिज के लिए हो जाएगा, और भी कंडीशंस होती हैं। इसका जो है वो 1, अभी हम मैरिज के हिसाब से बस देख रहे हैं, 6 और ये 10, और जो दो मेन गुंडे आ गए वो क्या हो गए, 8 और 12। तो 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि 2 7 11 भाव के साथ 1 6 10 8 12 इनके जैसे भाव यदि दिखाता है, तो क्या होता है कि ये वैवाहिक जीवन में जो सुख हमें प्राप्त होना है, उन सुखों में क्या है, ये कमी कर देंगे, क्योंकि घटना से संबंधित विरोधी भाव भी जो हैं वो आ गए हैं। ऐसे भाव जो हमें वैवाहिक उच्च कोटि का अच्छा वैवाहिक जीवन देते, वैवाहिक जीवन का जो सुख होता है वो देते, हमारे और हमारे पार्टनर के बीच में एक म्यूचुअल बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती, ये चीजें अगर देते, तो उनके साथ में चूंकि इनके विरोधी भाव भी आ गए हैं, तो वो भी तो जो है वो अपना अपना प्रभाव डालेंगे ना। लेकिन ये प्रभाव देखो कैसे डलेगा, बहुत अच्छे से ना अब अपन इस चीज को थोड़ा सा जो है वो समझते हैं। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई एक जातक है, यहां पर अभी अपन लोग एक उदाहरण देते हैं, उसकी कुंडली में जो 7th कस्पल सबलॉर्ड है वो 7 नंबर जो है वो दे रहा है, साथ में जो है वो 8 नंबर भी दे रहा है। मान लीजिए 7वां नंबर दे रहा है और वो 8वां नंबर भी जो है वो दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए वो 6वां नंबर भी जो है वो दे रहा है। तो ये जो 8वां भाव है ये स्ट्रेस दिखाएगा आपके वैवाहिक जीवन में, ये आपके वैवाहिक जीवन में कलह के बारे में भी बताएगा। 6वां भाव जो है ये तलाक का होगा, ये संबंध विच्छेद का होगा, ये वैचारिक मतभेद का भी होगा। ये किसका होगा, ये वैचारिक मतभेद का भी होगा। तो अब क्या होगा कि जब भी महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा में, समझते जाइएगा बहुत अच्छे से, 6 और 8 भाव आएंगे, तो वो 6वें और 8वें भाव जो हैं इस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में भी अपना प्रभाव देंगे, क्योंकि ये व्यक्ति लिखवा के लेके आया है कि मेरा 7th कस्पल सबलॉर्ड जो है वो 7वें भाव के साथ 8वां और 6वां भाव भी दिखा रहा है, और ये जो 8वां और 6वां भाव है ये वैवाहिक जीवन के जो मुख्य भाव और सहयोगी भाव हैं, सहायक भाव हैं, उनके विरोधी भाव हैं, उसमें जो है ये प्रॉब्लम करेंगे ही। तो जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में 6वां और 8वां भाव जो है जब वो एक्टिव होगा, तो वो इस व्यक्ति की मैरिटल लाइफ में स्ट्रेस लेकर आएगा। इस व्यक्ति की जो वैवाहिक जीवन है उसमें इसके स्पाउस के साथ में वैचारिक मतभेद लेकर आएगा। अगर हम दशा का अच्छे से एनालिसिस करते हैं
तो तलाक की स्थितियां भी जो हैं वो बन सकती हैं। हालांकि उसके लिए हमें कुछ और चीजें भी देखनी पड़ेंगी। हस्बैंड वाइफ दोनों का हॉरोस्कोप भी देखना पड़ेगा, उनके बीच में मैच मेकिंग कैसी है, हमें उन चीजों को भी थोड़ा सा जो है वो समझना पड़ेगा। तो अभी तक ये जो मैंने रूपरेखा रखी, इसको अब मैं आपको थोड़ा सा जो है अब आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूं। तो जो छठवां भाव होता है दोस्तों, ये तो नौकरी का भी होता है, ये जो है सेवा करने का भाव भी होता है, सर्विसेज देने का भी ये जो है मेरा भाव होता है। ये जो मेरा भाव है, ये एक्सरसाइज करने का भी मेरा जो है ये भाव होता है। समझते जाइएगा बहुत अच्छे से, है ना। ये और भी, जैसे अगर अपन देखें तो अपन ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी बात की थी, वहां पे सिक्स्थ कस्पल सब लॉर्ड के माध्यम से ये भाव आना चाहिए। तो ये जो है ये प्रतियोगी परीक्षा का भी होता है। तो कोई एक दूसरा व्यक्ति, बहुत अच्छे से समझो, अभी अपन लोग जो है ना इस वाले व्यक्ति की तो बात ही नहीं कर रहे। कोई एक दूसरा व्यक्ति यार जो नौकरी कर रहा होगा, या एक और, चलो मैं एक और चीज समझाता हूं, है ना, जो ग्राहक से आने वाला पैसा, सामने वाले का जब लॉस होगा तभी तो आपको पैसा मिलेगा। ये सामने वाला है, आप जिसके साथ में व्यापार कर रहे हो, उसका हानि का भाव, जैसे आपके लिए ये 12वां है तो उसके लिए ये 12वां होगा। तो जब वो पैसे खर्च करेगा तभी तो आपको पे करेगा ना, इसलिए यहां पर ये ग्राहक से आने वाला जो है ये पैसा है। तो अगर अभी अपन इस वाले व्यक्ति के बारे में बात नहीं करते हैं, ये बहुत अच्छे से समझते जाना है ना, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज समझना। अभी थोड़ी देर के लिए इस व्यक्ति की बात नहीं करते। तो यदि किसी व्यक्ति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में यदि छठवां भाव एक्टिव है, मतलब कि वो व्यक्ति जो है उसकी नौकरी यार उस टाइम पे सही चल रही होगी। वो सेवा भाव वाला व्यक्ति हो सकता है कि उसका पहले भाव का जो स्वामी है, फर्स्ट लॉर्ड, वो छठवें भाव में बैठा हो, उसको सेवा करना पसंद हो। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड जो है वो सिक्स्थ हाउस में बैठा हो तो भी उसको सेवा करना पसंद हो। उस व्यक्ति को एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा पसंद हो। वो व्यक्ति उस टाइम पे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। वो व्यक्ति किसी व्यापार में हो और उसके ग्राहक जो हो उसे प्रॉपरली उस टाइम पे पेमेंट दे रहे हो। ये भी तो हो सकता है ना किसी दूसरे जातक के साथ में। तो छठवें भाव से ऐसा तो है नहीं कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बस आएंगे हमारे जीवन में, क्योंकि यदि छठवां भाव यदि एक्टिव है तो वो तो अपने अदर एट्रीब्यूट्स के हिसाब से भी काम करेगा ना। छठवां भाव जो है वो अदर एट्रीब्यूट्स के हिसाब से भी काम करेगा। अब इस व्यक्ति को अपन लोग लेते हैं, इस वाले व्यक्ति को अपन लोग फिर से पिक्चर में लेके आते हैं। इस व्यक्ति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में से मान लीजिए किसी में भी, मान लीजिए अंतरदशा में छठवां भाव जो है वो एक्टिव है, तो सिक्स्थ हाउस एक्टिव है, तो इसके और इसके वैवाहिक जो स्पाउस है उसके बीच में जो है मैरिटल लाइफ में वैचारिक मतभेद आना शुरू हो जाएंगे, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आना शुरू हो जाएंगे। अब अगर ये व्यक्ति जो है ये बहुत ज्यादा सेवा भाव वाला हुआ, यदि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सेवा भाव वाला हुआ, इसकी आदत ही हुई कि लोगों की जो है ये सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, इसके अंदर ये बहुत अच्छा एक भाव है, बहुत अच्छा ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि ये लोगों की मदद करता है। तो जब ये छठवां भाव एक्टिव है तो ये उसका कहां पर यूटिलाइज हो रहा है, सेवा भाव में यूटिलाइज हो रहा है। यदि ये व्यक्ति जो है फिटनेस को बहुत ज्यादा ध्यान में रखता है, ये एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा करता है, आदत है कि सुबह उठने के बाद में हमें प्रॉपर जो है नॉर्मल एक्सरसाइज जो है जो घर पर हम नॉर्मली कर सकते हैं, वो यदि ये व्यक्ति कर रहा है, फिट रहने के हिसाब से प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये छठवां भाव जो है ये तो इसे ये काम भी करवा रहा है। यदि ये व्यक्ति इसी टाइम पे मान लीजिए कि विवाह हो गया है और व्यक्ति के डिपार्टमेंट में कोई एक एग्जाम निकला हुआ है और उस एग्जाम की व्यक्ति जो है वो तैयारी कर रहा है, क्योंकि वहां पर जो है बहुत सारे लोग बैठेंगे और उस परीक्षा में
बैठेंगे, परीक्षा देंगे, जो लोग उत्तीर्ण होंगे उनका जो है आगे प्रमोशन हो जाएगा मान लीजिए। तो ये व्यक्ति उस टाइम पे मान लीजिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो ये छठवां भाव जो है ये कुछ परिणाम उसके कहां पे देगा, मैरिटल लाइफ पे देगा। कुछ परिणाम जो है वो मैरिटल लाइफ पे देगा, और कुछ परिणाम जो है वो चूंकि वो प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहा है ना, तो वहां पर भी तो ये यूटिलाइज होगा, वहां पर भी क्या होगा, ये यूटिलाइज होगा। अब व्यक्ति यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बहुत जोरों शोरों से करने लगता है, मतलब ये जो व्यक्ति जो पहले 1 घंटे पढ़ रहा था रोज, 1 घंटे जो व्यक्ति पढ़ रहा था, अब अगर वो मान लीजिए 4 घंटे पढ़ने लगता है, उदाहरण के लिए अभी हम ये समझ रहे हैं ना, तो सोचिए इसका ये जो छठवां भाव है ये 4 गुना ज्यादा यूटिलाइज होने लगा यहां पर ये है 4x यूटिलाइजेशन होने लगा। तो मैरिटल लाइफ में जो ये y टाइम्स यूटिलाइज हो रहा था, y टाइम्स आ रहा था, अब ये y बाय 4 हो जाएगा ना। मतलब इसके मैरिटल लाइफ में जो एक वैचारिक मतभेद वाली स्थिति बन रही थी, वो जितनी बननी चाहिए उससे 4 गुना कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने छठवें भाव के अदर एट्रीब्यूट्स को अडॉप्ट कर लिया है। इस व्यक्ति ने छठवें भाव को जो है वो यूटिलाइज कर लिया है। अब छठवां भाव जो है वो हम पूरी इंटेंसिटी से जो परिणाम मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करने में दे रहा था, अब वो उसकी जगह उसके अल्टरनेट जो और जो एट्रीब्यूट्स हैं वहां पर यूटिलाइज होने लगेगा। तो ये सिंपल सी एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी किसकी, ये बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग है सिक्स्थ हाउस को लेकर। किसको लेकर? सिक्स्थ हाउस को लेकर। ये चीज मुझे लगता है कि आपको जो है बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर होती है, बहुत अच्छे से ये चीज जो है आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, यहां तक जो मैंने आपको समझाया है। तो अब इसके बाद में जो है ना, चूंकि ये मैरिज वाला एग्जाम्पल तो ठीक है, मैं इसके अलावा जो है ना आपको अभी एक दूसरा एग्जाम्पल और देता हूं। तो उसके लिए जो है ये एक और प्रिंट आउट जो है करके रखी है मैंने। यहां पर अब जो है ना हम कुछ और चीजों को समझते हैं। ये जो एग्जाम्पल है, अगर पिछले एग्जाम्पल में यदि आपको 70% समझ में आ गया है तो बचा हुआ 30% यहां पर जो है समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैं जल्दी से भाव लिख देता हूं। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठवां भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और फिर ये जो है 12वां भाव। अब किसी व्यक्ति के, अभी हम एजुकेशन की बात करते हैं, स्कूल के एजुकेशन की या फिर जो कॉलेज वाला एजुकेशन होता है उसकी। तो चौथा भाव और फिर जो है 9वां भाव और फिर जो है 11वां भाव, ये जो है इसमें 3 जो है मेन मुख्य भाव होते हैं। 4, 9 और 11 ये जो है ये भाव होते हैं हमारे सीधे सीधे, ये शिक्षा के जो हैं हमारे भाव होते हैं। ठीक है, अब अगर हम स्कूल कॉलेज के हिसाब से देखें तो यहां पर क्या होता है, जो हमारे यहाँ पर गुंडे बनते हैं वो बनते हैं 3 और यहां से जो है बन जाता है हमारा 8। क्या बन जाता है? 3 बन जाता है और फिर 8 बन जाता है। ठीक है, अभी यहां पर जो है अभी मैं 3 और 8 को बस लेके चल रहा हूं क्योंकि मैं आपको जो है ना कुछ चीजें जो है समझाना चाह रहा हूं। अगर हम स्कूल और कॉलेज के हिसाब से देखेंगे तो वहां पर 3 और 8 को लिया जाता है, और अगर हम जो है शिक्षा के हिसाब से प्रॉपरली देखने लगे तो वहां पर जो है 3, 5, 8, 12 को लिया जाता है। तो अभी जो है ना हम 3, 5, 8 और 12 पे नहीं जाते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि स्कूल या फिर कॉलेज, यहां पे बहुत अच्छे से ये जो है आपको समझना है। 4, 9 और 11 जो है ऐसे भावों की जो है आपको जरूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो 9th कस्पल सबलॉर्ड है, मान लीजिए कि वो 4, 9 और 11 जैसे नंबर्स दे रहा है। ठीक है, 4th कस्पल सबलॉर्ड भी 9th हाउस जो है वो दिखा रहा है। 9th कस्पल सबलॉर्ड जो है वो 4, 9, 11 जैसे नंबर्स दे रहा है, 4 या 9 या 11 या फिर 4, 9, 9, 11 इस तरह से समझिएगा। ठीक है, और 4th कस्पल सबलॉर्ड की पहले जो है हम स्टडी कर चुके हैं। और इसके साथ में जो है ये विरोधी भाव भी दे रहा है, ये 3 और 8 भी जो है
ये इन दोनों भावों को जो है वो दे रहा है। बहुत अच्छे से आप समझिएगा। मतलब ये होगा कि इस व्यक्ति की शिक्षा के दौरान, शिक्षा ऐसा एक दो दिन में तो होती नहीं है। मान लीजिए कि ये कोई ऐसा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है जिसमें 2 साल का टाइम लगता है, जिसमें क्या है 2 साल का समय लगता है, ठीक है। या फिर जो है मान लीजिए पीएचडी वगैरह कर रहा है तो उसमें जो है क्या है 5 साल का समय लगेगा। बहुत अच्छे से ये चीज जो है समझते जाना, ये जो है वीडियो में ही जो है आपको याद हो जानी चाहिए। तो यदि उस 2 साल के समय में तीसरा या आठवां भाव आता है, या उस 5 साल के समय में तीसरा या आठवां भाव आता है, तो इसकी शिक्षा में जो है, जो इसकी स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई है उसमें ये जो है अड़चने लेके आएगा ना, उसमें ये क्या करेगा, अड़चने लेकर आएगा, उसमें प्रॉब्लम्स लेके आएगा, उसमें ऑब्स्टेकल्स लेके आएगा। अब यहां पर समझो कि वो व्यक्ति जो है, मान लो एक उदाहरण समझो कि वो व्यक्ति जो है वो इंजीनियरिंग कर रहा है। क्या कर रहा है वो व्यक्ति जो है वो इंजीनियरिंग कर रहा है। तो अगर हम उसे डेटा साइंस से इंजीनियरिंग करवा देते हैं, आगे की जो पढ़ाई है, मतलब जो उसकी मास्टर्स है, एमएस कर रहा है, मान लीजिए एमटेक कर रहा है या पीएचडी कर रहा है, SCIENCE डेटा साइंस से अगर हम जो है उसकी जो है यदि हम इंजीनियरिंग करवा देते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करवा देते हैं, एमएस करवा देते हैं, तो डेटा और साइंस है ना, तो ये तीसरा और आठवां भाव तो जो है ये डेटा साइंस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो व्यक्ति है, चूंकि ये इन दोनों मुख्य नेगेटिव भाव को इसने अपने एजुकेशन में ही इन्वॉल्व कर लिया है, और डेटा साइंस की पढ़ाई करने के लिए तीसरे और आठवें भाव की जरूरत पड़ेगी ही। रिसर्च करने के लिए, डेटा साइंस में पढ़ाई करने के लिए जो है ये तीसरे और आठवें भाव की जरूरत पड़ेगी ही। तो क्या होगा कि इस पूरे टेन्योर के दौरान जब 4, 9 और 11 के साथ में 3 और 8 जैसे भाव भी आएंगे, तो ये तो सीधे सीधे जो है ये यूटिलाइज होते रहेंगे, क्योंकि व्यक्ति की जो पढ़ाई है वो डेटा साइंस से संबंधित चल रही है। वो किससे संबंधित चल रही है, वो डेटा साइंस से संबंधित चल रही है। अब मान लो कि यदि यहां पर 12वां भाव भी होता, उसका जो चौथे भाव का उपनक्षत्र जो 9th कस्पल सब लॉर्ड है वो 4, 9, 11 के साथ में मान लो 3, 8, 12 जैसे नंबर्स भी यदि दिखा रहा होता, मान लो अभी, ठीक है। तो यहां पर क्या होता, अगर हम उसे दूर दराज, बहुत अच्छे से समझना ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि 12वां भाव जो है वो ऐसा भाव होता है, हम अपने यदि शहर से निकलकर किसी 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर भाषा, बोलचाल जो है, रहन सहन जो है, जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, वो जो खान पान है, वो यदि बदल जाता है तो वो भी एक तरह से जो है हमें 12वें भाव के परिणाम देने लगता है। तो भैया आप अपने घर से भारत में देखिए क्या है कि भौगोलिक जो स्थिति है भारत की, वो वहां पर जो है डिफरेंसेस है बहुत ज्यादा। कहीं पर समतल जमीन है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है। बोलियां भी जो है कुछ कुछ दूर में क्या होती हैं, मतलब हर 200 या 500 किलोमीटर में चेंज हो जाती है, लोगों का खान पान बदल जाता है। तो आप ये चीजें जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो व्यक्ति यदि डेटा साइंस की पढ़ाई कर रहा है, अपने घर से दूर जाकर कर रहा है, ऐसी जगह पर जा रहा है जहां पर खान पान बदल जाता है, जहां पर जो है बोलचाल बदल जाते हैं, जहां पर फूड बदल जाता है, जहां पर जो है भौगोलिक जो स्थिति है वो चेंज हो जाती है, तो ये चीजें जो है वहां पर यूटिलाइज होने लगेंगी। क्योंकि वहां पर यदि रह रहे हैं, अपन डेटा साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो 3, 8 और 12 यूटिलाइज हो गए। 4, 9, 11 जो है अपने एजुकेशन वाले तो चलते ही रहेंगे। जब भी ये नेगेटिव महादशा, अंतरदशा, महादशा तो खैर ऐसे नहीं बदलेगी बीच में, चलो बदल रही है तो रेयर केस है, अंतरदशा जब भी ऐसे 3, 8 या 12 जैसे नंबर्स की आएगी तो वो यूटिलाइज होती रहेगी। ये चीज जो है हमें यहां पर समझना है। तो ये जो है ये हाउस यूटिलाइजेशन थ्योरी है, ये इस तरह से जो है काम करती है। कोई व्यक्ति जो है वो कोचिंग पढ़ा रहा था, पढ़ने पढ़ाने के लिए व्यक्ति को 4, 9, 11 जैसे नंबर्स होने चाहिए मान लो। अब उसकी महादशा आ गई, जो कि महादशा जो है बहुत प्रोमिनेंटली जो है तीसरे और आठवें भाव को जो है दर्शा रही है।
महादशा बहुत प्रोमिनेंटली क्या कर रही है, तीसरे और आठवें भाव को जो है दर्शा रही है। व्यक्ति बोलेगा कि यार मेरी कोचिंग बंद हो गई, पहले तक जो है 100 बच्चे आते थे, 200 बच्चे आ जाते थे, बहुत ईमानदारी से मैं उनको पढ़ाता था, 100 बच्चों में से जो है बहुत बच्चे, मतलब लगभग सारे बच्चे जो हैं वो फर्स्ट डिवीजन आते थे, कोई फेल नहीं हुआ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छी साख थी अपनी अपनी जगह पे, जहाँ पे अपनी कोचिंग थी, लोग आसपास मिलते थे तो गुरुजी करके बोलते थे। लेकिन जैसे ही ये महादशा आई है तो दिक्कत आ गई है। तो यदि 3 पे अगर हम जाते हैं तो 3 का मतलब जो है कि व्यक्ति यदि डिजिटल जाता है, व्यक्ति यदि फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाता है अपनी कोचिंग में, और 8 का मतलब जो है कि व्यक्ति अगर अपने पढ़ाने में थोड़ी सी रिसर्च को इन्वॉल्व कर लेता है, थोड़ी सी रिसर्च को इन्वॉल्व कर लेता है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को यदि वो इन्वॉल्व कर लेता है, तो ये महादशा जो है ये उसकी संतुलित होने लगेगी। मतलब वो व्यक्ति जिसकी कोचिंग नहीं चल रही थी, अगर वो ऑनलाइन आके पढ़ाना शुरू करता है, अगर वो अपनी कोचिंग की फ्रेंचाइजी देता है और अपनी कोचिंग में कुछ रिसर्च इन्वॉल्व करता है कि ठीक है अब हम पढ़ रहे थे, अब जो है हम अभी जो नए जर्नल्स आ रहे हैं उनके हिसाब से देखेंगे कि गणित में क्या शोध हुआ है, नई किताबों को पढ़ेंगे, उनको पढ़ना जो है इन्वॉल्व, उनको पढ़ना जो है चालू रखेंगे, तो उसमें होगा व्यक्ति का 8th हाउस जो है वो यूटिलाइज होने लगेगा। तो कोचिंग जो एकदम बंद पड़ गई थी, जो व्यापार में प्रॉब्लम आ रही थी, वैसी समस्याएं जो हैं वो नहीं आएंगी। ये जो है हमें समझाता है हाउस यूटिलाइजेशन। ये हमें कौन समझाता है, ये हमें समझाता है हाउस यूटिलाइजेशन। बहुत अच्छे से समझिएगा यहां पर, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज समझते हैं हम कि अगर शादी है, जैसे सबसे ज्यादा जो केसेस आते हैं शादी में क्या होगा, 2, 7, 11 जो है वो मुख्य भाव होंगे। इसके बाद में जो है वो 1, 6, 8, 10 और 12 जो है ये हमारे विरोधी भाव होंगे। तो अब यदि किसी व्यक्ति का 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 7, 11 जैसे नंबर और 1, 6, 8, 12 जैसे 1, 6, 8, 10, 12 जैसे नंबर दिखा रहा है, तो यहां पर प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होगी वो 6, 8 और 12 से होगी। मान लो किसी की कुंडली में यदि 6 और 8 दिखा रहा है, मान लो किसी की कुंडली में 6 और जो है वो 12 दिखा रहा है, मान लो किसी की कुंडली में 8 और 12 दिखा रहा है, मान लो यदि कुछ ऐसा होता है, तो आपके पास में जो हॉरोस्कोप आएंगे, जो लोग बताएंगे कि उनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको इस तरह की चीजें जो है देखने को मिलेंगी। तो यदि व्यक्ति जो है, बहुत अच्छे से समझिएगा, व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर है, यदि उसकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही है, अगर हम 6वें भाव को यदि अगर हम यूटिलाइज करने की बात करें, यदि उस व्यक्ति की नौकरी बहुत अच्छी होगी, यदि वो डॉक्टर होगा, यदि वो वकील होगा, यदि वो 6वें भाव से संबंधित किसी पेशे में होगा, किसी नौकरी में होगा, तो उस व्यक्ति का मतलब इस व्यक्ति के स्पाउस का जो है जीवन भर 6वां भाव जो है वो यूटिलाइज होता रहेगा। तो इंटेंसिटी जो है कम हो जाएगी। मतलब अगर 10 अड़चनें आनी थी तो अब 3 या 4 आएंगी, कम तो नहीं होंगी, 0 नहीं होंगी, लेकिन जो है वो मिनिमम हो जाएंगी। इसलिए मैंने बोला सबसे प्रभावी उपाय, ये बात ध्यान रखना, सबसे प्रभावी उपाय ये बात कही गई थी, है ना। 8वां भाव बहुत अच्छे से समझो कि वो व्यक्ति जो है वो नौकरी कर रहा है, लेकिन वो टैक्स डिपार्टमेंट में कर रहा है। टैक्स जो है 8वां भाव होता है। वो व्यक्ति नौकरी कर रहा है लेकिन किसी रिसर्च वाली फील्ड में कर रहा है, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, वो किसी रिसर्च लैब में है। तो इस व्यक्ति के जो स्पाउस है उनका 6वां और 8वां दोनों भाव जो है वो जीवन भर यूटिलाइज होगा। मतलब इस व्यक्ति की कुंडली में 6 और 8 यूटिलाइज होता रहेगा, क्योंकि उसकी नौकरी जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट में है। उसकी नौकरी जो है वो कहां पर है, उसकी नौकरी जो है वो किसी मान लीजिए रिसर्च वगैरह में है, तो उसका 6वां और 8वां भाव जो है वो यूटिलाइज हो रहा है। 12वें भाव को यूटिलाइज करने के लिए मान लीजिए कि ये दोनों ही जो है जहां पर भगवान कृपा करते हैं, तो क्या होता है कि शादी के बाद में व्यक्ति जो है वो रिसर्च फील्ड में है, नौकरी कर रहा है, और ये दोनों जो है अपने नेटिव प्लेस से, ये लोग नॉर्थ में कहीं रहते थे और शादी के बाद में दोनों जो है वो साउथ में जाके रह रहे हैं, क्योंकि नौकरी वहां पर है, हस्बैंड की नौकरी वहां पर है। तो हस्बैंड का भी 12th हाउस यूटिलाइज हो रहा है, और जो वाइफ है उसका भी जो है वो 12th हाउस यूटिलाइज हो रहा है। या
वाइफ का हो रहा है, हस्बैंड का हो रहा है, नेटिव का और उसके स्पाउस का हो रहा है, तो 12वां भाव तो यूटिलाइज होने लगा, तो जितनी तीव्रता से इसके परिणाम मैरिटल लाइफ पे मिलने थे उसकी इंटेंसिटी कम तो हो जाएगी, है ना। 6, 8, 12 का ये ऐसा क्या है, यूटिलाइजेशन हुआ। 6 और 8 है मान लीजिए, तो मैंने आपको पूरा बताया। यदि किसी किसी व्यक्ति का स्पाउस जो है वो डॉक्टर ही है, वो सर्जरी करता है, वो हॉस्पिटल में करता है, वो डॉक्टर है, वो नौकरी कर रहा है, वो सर्जरी करता है, वो सर्जरी को हॉस्पिटल में करता है, तो 6, 8, 12 तीनों जो है वो यूटिलाइज होंगे। तो आप किसी की 7th कस्पल सबलॉर्ड की पोजीशन देखते हैं, वो 2, 7, 11 जैसे नंबर तो दे रहा है साथ में, लेकिन अगर वो 6, 8, 12 जैसे नंबर्स भी दे रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि भैया इनकी कुंडली में हम अगर आपको एक सजेशन दें तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए जो कि हॉस्पिटल में जो है सर्जरी कर रहा हो, जिसकी नौकरी जो हो वो हॉस्पिटल में हो और वो सर्जरी से भी संबंधित हो, ठीक है। डॉक्टर के साथ में जो सहायक स्टाफ खड़े रहते हैं उनका भी उस 8th हाउस की एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट होता है, वो भी नौकरी कर रहे होते हैं जिससे 6वां भाव यूटिलाइज होता है, वो भी हॉस्पिटल में होते हैं जिससे 12th हाउस यूटिलाइज होता है। तो ये जो चीजें हैं ना दोस्तों, ये इस तरह से काम करती है हाउस यूटिलाइजेशन की थ्योरी। ये मतलब मैंने जो है अभी आपको समझाया। ये जो है मैंने आपको विवाह के प्रिस्पेक्ट से जो है मैंने आपको चीजों को बहुत अच्छे से अभी समझाया हूं। आपके पास में जब कोई व्यक्ति आएगा मैरिज की प्रॉब्लम को लेकर, आप ये चीज करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि 6वां भाव कैसे यूटिलाइज होता है। यूटिलाइजेशन को मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ये एक सोर्स है और ये जो है ये एक डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब 6वां भाव जो है ये आपका एक्टिव है, तो आपको क्या होगा, आपको अल्टीमेटली 6वें भाव के परिणाम तो मिलेंगे ही, आपको अल्टीमेटली क्या होंगे, 6वें भाव के परिणाम मिलेंगे ही। बहुत अच्छे से समझते जाइएगा, है ना। तो अब 6th हाउस का एक तो वो एट्रीब्यूट हो गया जो कि आपकी मैरिटल लाइफ में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को लेके आ रहा है। इसके अलावा जब आप 6वें भाव को अच्छे से जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेंगे कि यार 6th हाउस के अदर एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। अगर मैं उन अदर एट्रीब्यूट्स को इंटेंशनली नोइंगली अपने जीवन में इस समय इन्वॉल्व कर लेता हूं, तो इस 6वें भाव के जो मुझे 100% रिजल्ट मिल रहे थे जो नेगेटिव थे, 100% नेगेटिव रिजल्ट्स जो मिल रहे थे, करेक्ट सेंटेंस ये होगा 100% नेगेटिव रिजल्ट्स जो मिल रहे थे, जो मेरे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस लेके आ रहे थे मेरे वैवाहिक जीवन में, उनकी इंटेंसिटी कम होगी अगर मैं इसके 3-4 एट्रीब्यूट्स को अपने जीवन में इन्वॉल्व कर लेता हूं। मान लीजिए किसी की कुंडली में 8वां भाव जो है, बहुत अच्छे से समझिएगा, किसी की कुंडली में जो है ए से यहां पे बी तक हमें जाना है, 8वां भाव जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। 8वां भाव जो है आपको स्ट्रेस देता है, सडन लॉस करवाता है, ठीक है, व्यक्ति स्ट्रेस में रहा आता है। 8वां भाव आज के समय पे 8th हाउस जो है, ठीक है, वो मिरेकुलस होता है, वो अच्छे से काम करता है अगर आप उसे मतलब यूटिलाइज करना सीख जाओ, आप उसका उपयोग करना सीख जाओ तो वो बहुत अच्छा है। तो क्या हम 8th हाउस को अलग तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्या हम 8th हाउस तक पहुंचने के अल्टरनेट पाथ कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर 7th कस्पल सब लॉर्ड 8th हाउस दे रहा है तो वो मैरिटल लाइफ में स्ट्रेस रखेगा ही। कब रखेगा भैया, तब जब जब रखेगा जब भी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में, महादशा तो बहुत बड़ी होती है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में जब प्रोमिनेंटली ये आएगा और महादशा इसे नेगेट नहीं कर रही होगी, या मान लो महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा तीनों में इस तरह से आ रहा होगा, तो 8th हाउस के परिणाम तो हमें मिलेंगे। और अगर हमारे जीवन में 7th कस्पल सब लॉर्ड 8th हाउस दे रहा है, या 4th कस्पल सब लॉर्ड या 9th कस्पल सब लॉर्ड 8th हाउस दे रहा है, तो वो जो है हमें प्रॉब्लम करेगा ही। तो क्यों ना हम इस व्यक्ति को बोलें कि यार तुम कुछ ऐसा करो ना कि 8th हाउस जो है तुम्हारा वो जीवन भर तुम उसका उपयोग करते रहो, तुम उसे यूटिलाइज करना सीखो। तुम क्या करो, उसे यूटिलाइज करना सीखो कि हम कैसे 8th हाउस को यूटिलाइज कर सकते हैं। सिंपल चीज है, एक टैक्स की TAX की बुक खरीद लो, उस बुक को पढ़ना शुरू कर दो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर दो,
एट्थ हाउस से रिलेटेड जो अदर चीज होती है, कोई रिसर्च करना शुरू कर दो। जो लोग रिसर्च में होते हैं उनका एट्थ हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। जो लोग एट्थ हाउस चल रहा होता है और जिन पे भगवान की कृपा होती है, वो उस टाइम पर जो है वही काम कर रहे होते हैं जो ग्रह उनसे करवाना चाह रहे हैं, लेकिन अल्टरनेट पाथ पे। लेकिन क्या अल्टरनेट पाथ पर। ये पाथ जो है ये चीड़ फाड़ करने का है, ये सर्जरी का है कि व्यक्ति की सर्जरी होनी है। लेकिन भगवान की कृपा होगी तो व्यक्ति उस टाइम पे जो है एस्ट्रोलॉजी पढ़ के अपने एट्थ हाउस को जो है वो यूटिलाइज कर रहा होगा। ये चीज जो है मैं समझा रहा हूँ कि यदि भगवान की कृपा होगी तो व्यक्ति उस टाइम पे एट्थ हाउस के अदर एट्रीब्यूट्स को अपने जीवन में इन्वॉल्व करके वो समय जो है वो काट रहा होगा। वो एस्ट्रोलॉजर के पास हो सकता ना गया हो भगवान की, लेकिन ये कृपा है कि जब जो चीजें होती हैं, यदि भगवान उन्हें अच्छे से करना चाह रहे हैं, आपके ऊपर कृपा रखे हैं, तो आप अपने आप वही चीजें कर रहे होगे जो ग्रह जो है आपसे करवाना चाहते हैं। नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति एकदम अपोजिट काम उस टाइम पे कर रहा होता है। एट्थ हाउस का ये जो मैंने आपको यूटिलाइजेशन बताया, 6 का बता दिया, 8 का बता दिया, 12 का बता दिया, यहाँ पर मैंने आपको 3 और 8 का भी जो है वो यूटिलाइजेशन बता दिया। तो दोस्तों इस तरह से ये काम करती है हाउस यूटिलाइजेशन की जो थ्योरी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये एजुकेशन के क्षेत्र में हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न मैरिटल लाइफ के होते हैं दोस्तों। मतलब ठीक है, बाकी आते हैं लोग, मतलब प्रोफेशन की प्रॉब्लम, अदर चीज़ों की हेल्थ को लेके भी आते हैं, बट एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है वो मैरिटल लाइफ का भी होता है। तो आप यूटिलाइजेशन के थ्रू तो चीज़ें करवा सकते हो लोगों को, है ना। यदि व्यक्ति जो है कंस्ट्रक्टिव वे में अपना रिलेशन सुधारना चाह रहा है, अपने वैवाहिक जीवन को सही करना चाह रहा है, हस्बैंड और वाइफ दोनों चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हाउस यूटिलाइजेशन बहुत 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 अच्छे से काम करेगा, है ना। तो ये था वीडियो आज का हमारा जो है वो केपी एस्ट्रोलॉजी में हाउस यूटिलाइजेशन के ऊपर। कैसा लगा वीडियो ये बताइएगा जरूर, है ना। इस वीडियो में जो है हम जितना भी हमारा सब्सक्राइबर काउंट है अभी तो 3800 है ना करीबन, तो हम इसका 5% मतलब कि 190 लाइक जो है हम इस पर टारगेट करते हैं। तो दोस्तों जब आप इस पर 190 लाइक कर दोगे, कितना कितना बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ जब आप इस पे 190 लाइक कर दोगे तो इसका अगला पार्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 190 लाइक्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। जो भी डाउट हो इस वीडियो से संबंधित, डाउट आएंगे क्योंकि यहाँ पर रेमेडी की बात हुई है ना। डाउट जो हो, डेट ऑफ बर्थ मत डालना, वो उसमें वो डाउट नहीं होता है ना। डाउट जो हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, कोशिश करूंगा मैं सारे डाउट्स के आपके जवाब दूं, भला ही अलग से वीडियो बना के देने पड़े, लेकिन आपको जवाब जरूर मिलेंगे। ठीक है, वीडियो में अभी तक रुके रहने के लिए दोस्तों बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।